मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मुझे अलाउ हो गया। जब वीज़ा आया मैंने देखा, मैंने कहा निंदर जहाँ पिंडी शहर तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लाहौर तक जाने का मुझे कोई चाम नहीं है। ठीक है। मेरा चाम तो है अगर मैं पिंडी शहर पर जा सकूँ तो, और उसको पिंडी में तो नहीं लिखा हुआ लाहौर में। कल को पाकिस्तान में को डंगा खड़ा कर देंगे हाँ, और उम्र भर वहीं बैठे चक्की पीसता रहूँगा। मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा। वो वहीं रह गया और उसने फिर वहीं शादी कर ली। इस्लाम कबूल किया? कहाँ इस्लाम कबूल कर लिया, शादी कर ली। ठीक। और तीसरा हमारी छोटी बहन जो मैं कहता हूँ हमारे साथ ही, इसके हस्बैंड वहीं रह गए। वहाँ पर एक डालमिया से में डंडोत था, डंडोत। अच्छा, फिर दादन खान पास जाके डंडोत है, और जगह वो वहीं रह गया। मैंने सुना है कि आप 47 के जो दंगे हुए थे उसमें आप अपने परिवार से बिछड़ गए थे। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केशू मुल्तानी और आज एक नई कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन कहानी बड़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मेरे साथ जो बुज़ुर्गवार बैठे हैं उस इलाके का मैंने अब तक सिर्फ एक वीडियो किया है, या उसके साथ लगते हुए का दूसरा। और खूबसूरत तो कहानी नहीं कह सकते, दर्द से घिरी हुई, दर्द से जुड़ी हुई कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं खूबसूरत इसलिए क्योंकि इसको सुनाते हुए इनकी ख़ुद की इच्छा थी कि केशू मेरे पास पहुँचे और वो करे, और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने वो चीज़ें बयान की हैं। आगाज़ करते हैं इनकी ज़बानी। अजमानी साहब नमस्कार। नमस्ते जी। अजमानी साहब, सबसे पहले अपना पूरा नाम बताएं। मेरा पूरा नाम महेंद्र मोहन अजवानी है। अच्छा, आप पैदा कहाँ हुए थे और कौन से सन में पैदा हुए थे? मैं पिंडी सैदपुर में पैदा हुआ था और सन 31 था। 31 यानी कि आज के हिसाब 1931। से तो आज आप 91-92 के हैं? नहीं, 89 पूरे हो गए मेरे। 89 पूरे हो गए। चलिए, अच्छी बात है। आप 90 भी करें और 100 भी करें, ऐसी हमारी दुआ है। आप दुआ ये करोगे अब जल्दी से आ जाओ। अरे नहीं। और जहाँ आप पैदा हुए थे वो जगह, वो मोहल्ला, वो कौन सा था, वो बताएं। ये छोटे गांव में मोहल्ला तो कोई होता नहीं है जी। जगह मैं वो कैसे समझाऊँ, मैं अपने घर की लोकेशन तो जानता हूँ। हाँ, मुझे वही लोकेशन ही बहुत है। ऐसे गली जा रही थी, लेफ्ट साइड को हमारा मकान था। लेफ्ट साइड को जदाने साहब हमारे बाप दादा की थी। लेफ्ट साइड के मकान में सुना है कैसा हमारे पड़ोस से हरिराम जोखानी, उनको दे रखा था, उनको हवेली बनी थी। और फिर बीच में ड्योढ़ी बन जाती थी। ठीक है। अंदर का जाकर राइट का भी हमारे पास था, लेफ्ट का भी हमारा पुराना टाइप का था जी। जब मिट्टी के मकान थे होते। राइट साइड का पक्का बना हुआ था जी, जो ईंट पत्थर का बनता था। तो वो ड्योढ़ी से निकल जाते थे, मेन आगे घर हो जाता। बहुत बड़ा घर था ये तो, कंपैरेटिवली इतना तो आपका आंगन होगा। हाँ, कोड़ियाड़ी थे। हाँ। जी। आप मुझे अपने फादर साहब का और फोर फादर साहब का नाम बताएं। मेरे फादर का नाम था बेलजी राम अजवानी। अच्छा। और दूसरा किसका पूछा आपने? आपके दादाजी का नाम बता दें। लद्दा राम अजवानी। तो इनका कारोबार या इनका बिजनेस या क्या था इनका? जब तक मैंने देखा है अब तक तो जिम्मेदारियाँ थी। ठीक है। उसके पहले मैं सुनता हूँ, मैंने देखे नहीं है वक़्त कि शौकारा था। अच्छा। और शौकारे में लोग वक्त पैसे ले जाते थे, खास से ज़मींदार पैसा ले गया, ज़मीन या तो बैग कर गया, बैग का मतलब है जी, सेल कर गया। जी जी। या रैन रख गया, गिरवी रख गया। जी। तो बैन हो गई तो फिर तो आपके पहले ही हो गई जी। और गिरवी रख गया तो 2, 4, 10 साल 15 साल में फिर पैसे आपको अंदाज़ा है ना कि दिए जा नहीं सकते। हमारे यहाँ ज़मीनें जो थी सारी थी इसकी गैर, अब नहर हमारे यहाँ नहीं थी। ठीक है। दरानी का इलाका था। बारिश हो जाए अरबे खरबे ना हो जाए तो हरी इच्छा। तो उसमें फिर उनको वो ज़मीनें अल्टीमेटली बेचनी पड़ी। और फिर ये हमारा परिवार 5-10 आदमी लेके जब कोर्ट ने फैसला देते कि ज़मीनें अब इनकी हो गई तो उसका लेने गए पोजेशन। पोजेशन लेने गए तो मेरे ताया जी थे ठाकर शाह, उनका मर्डर हो गया। आपस पार्टी ने पहले तो वो देख के हार के चले गए,
जब उन्होंने कहा गांव में पहुंचे ललकारा बाकियों ने, अरे हिंदुओं के यहाँ से लड़के मार खा के आ गए हो। फिर सारे इकट्ठे हो गए, दोबारा आए, तो सब में तायाजी का मर्डर हो गया। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, जहाँ आपने अपना रैन बसेरा बताया है, जो घर बताया है, उसके आसपास कोई लैंडमार्क बताएं जहाँ से इजीली आपके घर को आज फाउंड किया जाए। इजीली मेरे घर के बैक साइड पे है सैयद नहीं, अयूब नंबरदार का घर था। अयूब नंबरदार, हाँ। अच्छा। और लेफ्ट साइड को नहीं बल्कि बिल्कुल बैक साइड को नाई थे, उनको हमारे ग्रैंडफादर ने, हमारे इंसेस्टर ने जगह दी थी रहने के लिए। अच्छा, ये मुसलमान नाई थे? मुसलमान नाई थे, हिंदू नाई तो होते नहीं थे। अच्छा। तो उनमें से मैं अभी से बताया था, जगदीश जोकानी गया था, ये बताया था कि सखी नाई तो पता नहीं, मुझे याद नहीं कि वो मैरिड था या नहीं था, लेकिन उनका एक भाई था रमजानी, नहीं इसी का सखी का। अच्छा, शकीर का। हाँ हाँ। तो वो रमजानी का कहता बेटा बेटा या पोता मुझे मिला, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूंगा, अंदर जो लेडीज़ हैं उनको कह के तो अंदर देखने दूंगा। नहीं, ये आप कब की बात कर रहे हैं? जब आप ये रिसेंटली नहीं 2-3 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2 बार कटास राज गया है। ठीक है, इस पे मैं आगे आऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इन केस आज अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि हमें महेंद्र अजवानी साहब के घर पे पहुँचना है, तो वो किसको ढूंढे, कैसे वो रास्ता देखे? देखिए मेरे कज़न का एक मेरे कज़न थे जोगिंदर, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ दोबारा पहुँच गए कहीं। अच्छा। वो पहले कहीं इधर आगे दिल्ली आए, ढूंढते रहे परिवार को, उनको कोई नहीं मिलने, इतना बड़े शहर में कौन किसी को मिलना था। जी जी जी। उन्होंने कहा वापस चलता हूँ, तो वहाँ जाके उनको सब कुछ रात लेकर इकट्ठा आऊँगा। वो वहाँ पहुँचे, ये लोग वहाँ निकल पड़े थे। अच्छा। तो फिर उनको सब लोगों ने उनको रोक लिया, अब तू इंडिया में कहाँ ढूंढेगा। तो इतना बड़ा था तो एक दिल्ली में नहीं, पता नहीं उनको कहाँ डाला होगा, ठीक है, कहाँ होगा, तू यहीं रह जा। अच्छा। वो वहीं रह गया और उसने फिर वहीं शादी कर ली। इस्लाम कबूल किया? हाँ, इस्लाम कबूल कर लिया, शादी कर ली। ठीक है। उसके जहाँ जगदीश जोकानी ने मुझे बताया कि एक बेटी और 2 बेटे थे। उसके एक बेटे हमीद की तो फिर रिसेंटली फ़ोटो भी आई थी आपके यूट्यूब में। अच्छा। उसके आगे मैंने इनसे करण से कहा भाई मुझे एक दिन तुम यूट्यूब, क्या नाम है आपको, गूगल से पिंडी से तो ले चल। ये मुझे ले गया और गूगल से मैंने कहा ये मकान के बाहर अजमानी लिखा है। अच्छा। कहीं कोई नया न्यूली बिल्ट हाउस था। मैंने कहा ये अजमानी लिखा है। कहते आपको सब जगह अजमानी नजर आते हैं। अच्छा। मेरे बच्चे इनको तो ज़रा थोड़ा पुरानी बातों का ध्यान ना थोड़ा कम है। जी जी। अच्छा, फिर मुझे उसके एक दिन हमीद अजमानी की मेरे पे यूट्यूब पे पूरी फुल साइज़ की फ़ोटो नज़र आ गई। उसके बाद नज़र नहीं आई। जो आपके भाई थे उनकी आप बात कर रहे हैं? उनके बेटे की। उनके बेटे की। हाँ। अच्छा, उसके बाद नज़र नहीं आई। हाँ। कोई नहीं, अब आएगी। दूसरा ये बताएं, आपकी जो एजुकेशन थी कच्ची पक्की जब हम करते हैं तो वो कौन से स्कूल में हुई थी? देखिए प्राइमरी स्कूल हमारे गांव में ही था। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चलाते थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्कूल था प्राइमरी तक। 4 तक मैं वहीं का पढ़ा। ठीक है। 4 के बाद मेरे फादर मुझे वहाँ से विड्रा कर लिया और एक मास्टर दौलत राम होते थे, वो उन्होंने एक इंग्लिश हिंदी का स्कूल बना रखा था। ठीक है, अपना प्राइवेट। अच्छा। 5, 6, 7 वो कराते थे क्योंकि मिडल वो नहीं करा सकते थे। हाँ बिल्कुल। तो 5, 6, 7 में मास्टर दौलत राम को स्कूल से की। मास्टर जी ने मुझे संध्या हवन करना सिखाया। वाह। उनके यहाँ से ही जो स्टूडेंट थे, हम तो थे थोड़े ही 25 स्टूडेंट थे सारे, तो वो इतवार को बुलाते सबको। अच्छा। मुझे बड़ी विविडली याद है, समीकरी वो अपने ट्रेन से निकाल देते थे जी, और 2 आने देते थे। उस आना पाई 2 आने। अच्छा। 2 आने का हम चाचा दानलाल से घी लेते थे, कटोरी भर घी जाता 2 आने का, आधा पाव, आज के 100-150 ग्राम का बराबर, और वो हम उससे हवन पूरा हो जाता। तो वाह। संडे का संडे हवन होता था। अच्छा। स्कूल की तरफ से, उसमें जो मास्टर जी के घर की तरफ ही एक पुराने मकान में, वहीं समाज कह लो कैसे कह लो, वहीं सब लोग बैठते थे।
ये तो हुआ जब आप दौलत राम जी के साथ उनसे पढ़ते थे। उनका लेकिन स्कूल जब था, खुद पढ़ाते नहीं थे, जी खुद तो वैद थे। ठीक है, अच्छा वैद थे, हाँ, खुद वैद थे, लेकिन उन्होंने स्कूल बना रखा था। ठीक है। लेकिन जब आप मिडिल में गए, मिडिल में फिर मैं आ गया 8, 9, 10। मैंने क्या, एक जगह मंडी बहाउद्दीन है। हाँ बिल्कुल है, तो मंडी बहाउद्दीन में जो आपके क्लासमेट्स थे, जो आपके साथ दोस्त थे, स्पेशली मुसलमान दोस्त या मुसलमान जो मास्टर मेरे थे। एक जो उसके सबसे पुराने दोस्त हैं, वो आजकल भी अलीगढ़ में रहते हैं, अच्छा, मंगतराम सचदेव। मंगतराम सचदेवा। हाँ जी, अच्छा अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़ में उनका परिवार पार्टीशन को इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो उनके बड़े भाइयों दोनों की तो डेथ हो गई, सरदारी लाल और अपना एसके उनका नाम था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। और ये मंगतराम है, इनका छोटा भाई था ओम प्रकाश। वो उसका बाद में मैंने रिश्ता कर दिया, अपनी साली के साथ तो शादी करवा दी आपने? हाँ। अच्छा, मेरा उस परिवार में बहुत तोड़ था। तो मंगतराम जी आपके साथ वहाँ से यहाँ आए थे? नहीं नहीं यहाँ आके दोस्त बने थे? नहीं, वहाँ इकट्ठे पढ़ते थे हम, एक ही डिस्क पर बैठ के वहाँ? मंडी बहाउद्दीन अच्छा, हाई स्कूल में जी जी जी। एक ही डेस्क पर बैठा करते थे। वो क्लास के मॉनिटर थे। अच्छा, मैथ्स में उनका मास्टरी थी। वाह। मैथ्स में कभी उनका 1 नंबर भी मास्टर बड़ी मुश्किल से काटता था। अच्छा, वो काटने देते नहीं थे, कहते वो 1 नंबर काट दो, हाँ। गलती बताओ। और 100 भी नहीं दे सकते थे। हाँ, फिर वो एक आधा काट नंबर काट लेता था। हाँ। ये कह के मैं मंगत पूरा नहीं दे सकता। होता है। मुझे मेरे जो जोर था वो इंग्लिश पे था। अच्छा, आपके इंग्लिश पे। हाँ, उस दौर को याद करें तो आपके परिवार में जो शादियां हुई थी, बल्कि मैंने आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप परिवार में सबसे बड़े थे या आपसे बड़े कुछ सबसे थे? छोटा था मैं। आप सबसे छोटे थे। तो फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताइए ना। मेरे बड़े भाई थे मदन मोहन। ठीक है। उन्होंने उस ज़माने में, जैसे अब हायर सेकेंडरी हो गया है, हाई स्कूल के बाद FA होता था। हाँ, सुना है। हाँ, उन्होंने FA किया अच्छा, और फिर वो रावलपिंडी से किया। ठीक है। वहीं उन्होंने, उनका नाम मस्तराम था, तो उन्होंने वहीं अपना नाम महेंद्र मदन मोहन रख लिया। और मेरा नाम पहले जगदीश था, जिसको उन्होंने बदल के महेंद्र मोहन कर दिया। अच्छा, उन्होंने सबके, हमारे दोनों भाई के नाम बदले। नाम बदले। अपने बदला, मेरे बदला। तो सिस्टर थी बड़ी मेरी, सुशीला, अपने घर में अंशानी कहते थे। जब वो शादी हो गई, उनका इनलाज उनका नाम बदल के शीला कर दिया। छोटी सिस्टर थी, वो उसकी शादी मेरे शक्ल में होश में हुई। वो आपने नाम सुना होगा, बेरा मियाणी है। बेरा मियाणी है। तो मियाणी में ब्याही हुई थी। अच्छा, एक भेरा है, एक भेरा मियाणी है। नहीं नहीं, वो जगह दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेरा अलग है, मियाणी अलग है। जी 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 जी। मलकवाल स्टेशन होता था, अच्छा। जंक्शन, वहाँ से गाड़ी बदलती थी। वो एक गाड़ी मियाणी होते बेरा जाती थी, बेरा फिर पलट के वापस आती थी। सरगोदा के पास है ना? हाँ, सरगोदा थोड़ा दूर था, ट्रेन से कनेक्शन जी नहीं जी था। जी जी जी। था नज़दीकी सरगोदा वहाँ से। चलिए, उस दौर की ऐसी क्या मेमोरीज हैं जिनकी वजह से आपको वहाँ पे दोबारा दस्तक देनी पड़ी, आपके दिल ने कहा कि नहीं, एक बारी हो के आवा? बचपन, एक बार मेरे अभी जो बेटा गए ना बाहर, बड़ा बेटा नरेंद्र, हाँ जी। इन्होंने बीच में रोजगार कही कि एक बार इनको शीशे का काम किया इन्होंने, ग्लास का। तो उसका ये चाइना से मटेरियल लेके आया करते थे। ठीक है। फिर इन्होंने किसी ने बताया कि लाहौर में भी शीशे की फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है। इन्होंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसने कहा हमारी फैक्ट्री लाहौर प्रॉपर शहर में तो नहीं है, लाहौर से बाहर हैं, थोड़ा दायरे जी। रावी किनारे, आप आओगे मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो इन्होंने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मुझे अप्लाई अलाउ हो गया। जब वीज़ा आया, मैंने देखा, मैंने कहा अंदर जहाँ पिंडी शहर तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लाहौर तक जाने का मुझे कोई चाम नहीं है। ठीक है। मेरा चाम तो है अगर मैं पिंडी शहर पर जा सकूँ तो, और उसको पिंडी में तो नहीं लिखा हुआ लाहौर में, कल को पाकिस्तान में को डंगा खड़ा कर देंगे हाँ, और उम्र भर वहीं बैठे चक्की पीसता रहूँगा। मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है। फिर आपने उस टाइम जाना छोड़ कैंसिल दिया? कर दिया। कैंसिल कर दिया। ये गए लाहौर 2 दिन रह के अपना काम करके। वापस इनके साथ भी ऐसा हुआ, जो माल को था
फैक्ट्री का, वो अपना इनको कार में बिठा के फैक्ट्री दिखाने लग जा रहा था। रास्ते में बात हुई ड्राइवर से, उसके साथ फैक्ट्री हमारी है तो रावी की इस तरफ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बदल जाता है। हाँ, रावी के इस तरफ तो ये वाला एरिया भी आ जाता है, सराय सिद्धू, खानेवाल, कबीरवाला, ये सारा एरिया आ जाता है। उससे बता जहाँ की हमारी फैक्ट्री है हाँ वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, लाहौर डिस्ट्रिक्ट नहीं है रावी में। दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो वो उधर बहुत सियाना था। उसने कहा मुझे तो आपको कराची जाने का आइडिया था, पर आप क्योंकि अपने पासपोर्ट में सिर्फ लाहौर लिखा है तो मैं आपको फैक्ट्री में नहीं जाऊँगा। अच्छा। वहाँ भी कोई पाकिस्तानी कोई पुलिस वाला कोई पासपोर्ट आपको चेक कर ले जी। तो वो तो फिर आपको डंडा डाल देगा। बिल्कुल। मुझे आपको बताना जो होगा वो तो मेरा दोबारा जाएगा। तो उसने ड्राइवर से कहा वापस उसके साथ यहाँ रिवर्स नहीं कर सकता, यहाँ पुल ख़त्म होगा, पुल पार नहीं करना, वहीं से रिवर्स करके वापस ले आओ। तो वापस लेके आया और लाहौर ही उसने कहा मैं आपको कराची में अब नहीं लेकर जाऊँगा, मेरा एक प्लान कराची में है। अच्छा, वहाँ भी नहीं जाना क्योंकि वो लिखा ही लाहौर है। लाहौर है। हाँ। आप बाहर जाओगे, कोई ईश्वर ना करे लेकिन कहीं हो जाए, कोई पुलिस वाले चेक में आ जाए तो फिर कोई तुम्हारे लिए मुश्किल जाएगा। मैंने सुना है कि आप 47 के जो दंगे हुए थे उसमें आप अपने परिवार से बिछड़ गए थे। 47 के दंगों में मैं हाई स्कूल करके भाई के पास गया था कोयटा। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा लेकिन एक ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे की स्टोरी कंटिन्यू मैं सुनने वाला हूँ, ब्रेक करूँगा नहीं। जी, अब बताइए आप, वो जो किस्सा था कि आप बिछड़ गए थे, आप कह रहे थे कि आप पढ़ने गए हुए थे। नहीं, मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे के मेरे भाई आर्मी सूबेदार थे। अच्छा। कोयटा में उनकी पोस्टिंग थी। ठीक है। तो मैं उनके पास गया था। ठीक है। पढ़ने के बाद तो कहा आपने कैसे शुरू की। मेरे भाई साहब का आइडिया ये था कि तुम मैं डॉक्टर बनाऊंगा। ठीक है। मैं तो बाहर निकल आया। अच्छा। जॉब करने लग गया तो मैं वहीं तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगा और मॉर्निंग का अपनी प्रैक्टिस करना और शाम के टाइम फादर की हेल्प करना। ठीक है। अब एज के हिसाब से और 2 साल में 5 साल में मुझे कह तेरे प्रैक्टिस करते करते आए, तेरे MBS करते करते 5-6 साल लग जाने हैं और पहले BSc करना पड़ता है, उसके बाद MBBS होता है उस ज़माने में। जी जी। तो कहने लगा ये 6-7 साल लगा कर तू आएगा, तब इनकी एज भी कुछ डल चुकी होगी। हाँ तो इनको भी हेल्प चाहिए होगी। बिल्कुल। तो तू इनकी भी हेल्प करना और अपना काम भी करना। ठीक है। मैं बाहर निकल गया तो निकल गया। ठीक है। तो हम वहाँ आते हैं कि जहाँ मैं पूछ रहा था कि आप अपने फैमिली के साथ थे लेकिन 47 में उनसे अलग हो गए थे और कैसे मिले थे, वो एक किस्सा मैं ज़रूर सुनना चाहता हूँ। मैं वही बता रहा, भाई साहब के पास था एंड ही वाज शॉट डेड। अच्छा, कैसे? आर्मी का क्वार्टर में रहते थे। हाँ। तो अपना शहर में अफवाह फैल के सिविलियंस आकर यहाँ अंदर रहने लग गए इनके पास। ठीक है। तो जान पहचान है, जब जान पहचान नहीं वैसे भी एक मार्क ऑफ सिंपैथी। जी। तो फिर डिसाइड हुआ कि क्वार्टर की तलाशी ली जाए। अच्छा। तो पुलिस भी आई, मिलिट्री भी आई, क्वार्टर का रिप्रेजेंटेटिव मेरे भाई को चुना गया। अच्छा। तो उनके बस हो रही चेकिंग हो रही थी। ये किसी दोस्त ने कहा मौजूद तो वो अंदर है, यहाँ बाजार सब्जी लेकर आ मेरे घर दे दे। तो दोपहर तक जब ये ख़त्म हो खाना तो खा लेंगे। तो उसके घर वो सब्जी देने जाते, थैला आते हैं तब देने जाते। पुलिस वाले ने देखा सामने कोई आदमी है जो इसके हाथ में थैला है और उसने शूट कर दिया। अच्छा। बस यही कहानी है। अब रहेगी भाभी, 2 बच्चे थे, एक उनका बेटा है, उनके बेटे छोटे छोटे, बेटे बल्कि 6 महीने की 7-8 में फर्स्ट जानने के बाद है, समझे 7 महीने की। बेटा थोड़ा सा लड़का थोड़ा सा बड़ा, 3 साल का बड़ा था। और मेरी सिस्टर थी जो म्यानी भाई हुई थी, वो भी छुट्टी में भाई के पास आई हुई थी। अच्छा। तो कोयटा एक हिल स्टेशन होता था। तो दोनों लेडीज़, 3 बच्चे हो गए, एक इनकी बेटी थी, 2 उनके बच्चे थे, 3 2 5 छठा मैं। अब करें तो क्या करें, उनके सारे कोलीग शाम को इकट्ठे होते हुए बातचीत करते समझाते थे मुझे। अगले दिन कहने लगे जो उनका कमांडिंग अफसर है
वो तेरे पास आना चाहता है। अच्छा। पर हमने से कहा साहब आप यहाँ मुझसे बुला लाते हैं, हम्म। तो तू चल हमारे साथ। वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। वो आर्मी गाड़ियाँ होती थी, तो वो मिलाया, मुझे नाम नहीं जा रहा उसका, मेजर स्टोरी, AS की स्टोरी। अच्छा। तो सारी के बाद के पुलिस ने उन्हीं से कहा अपने अफसर से कि इसे पूछो आप ये कहाँ जाना चाहता है, तो इनकी फैमिली को भेजो इनके गांव। तो इनका भी साहब पूछा तो कहाँ जाना चाहता है। मैंने कहा कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। तो सारे कुली इकट्ठे बोल पड़े, वो दूर दुनिया दूर तो पाकिस्तान से निकल रही है, तो इन बच्चों को लेकर वहाँ जाना चाहता है, तो इंडिया में कोई याद कर। फिर मुझे ध्यान आया, सोचते सोचते सोचते, जो मेरी बहन सुशीला थी, जो मैंने अभी जगह मेरी बड़ी बहन थी जी। उसके इन लॉज भी सारे कोयटा में ही रहते थे। ठीक है। उसके फादर इन लॉ आर्मी के रिटायर थे, तो सारा परिवार वहीं से रहता था, और उनकी दुकानें थी। मैंने कहा मेरी बहन वहाँ भाई देहरादून गई थी, और वो कहते थे मैंने लक्ष्मण झूला में जगह खरीदी, या मेरा इससे बयान ना तो उनका एड्रेस है, बस इतना पता है। इतना पता है लक्ष्मण झूला में उन्होंने जगह खरीदी है। ठीक है। वो बना नहीं बना, मकान हुआ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं था मेरा। जून में तो वो ही गए थे, पर वो जून में जाने से वक्त पर सारा सामान घर का घर खाली करके भर के चले गए, वैगन 2 बनी, और सब कुछ लेकर चले गए, परिवार भी ले गए। ये महीना कौन सा था? सितंबर अगस्त का? का। अगस्त का ही? सर 15 अगस्त का ही बना, 15, 16, 17 या 18 को मेरे बेटे का मर्डर हुआ। अच्छा। 17 को वही, 18 को मुझे याद नहीं है। और फिर उनके पुलिस ने कहा कि भाई तू कम से कम 4 दिन रुक जा, फूल चुन के जा, फूल ले जा, उससे पूरी में से घर ले जा। जी जी जी। माँ बाप को क्या दिखाएगा, और उसको पूछेगा किसी को क्या दिखाएगा। तो हमने रोका, और 34 दिन जैसे जिस दिन उनकी डेथ हुई, जब उनका दाह संस्कार किया गया, वो जैसे लास्ट पोस्ट कहते हैं, वो बंदूकें वगैरह चलाई गई, 60 गोले चलाए गए। अच्छा। हाँ, रेगुलर जैसे आर्मी में इनका होता है। जी जी। उसके बाद फिर मैं इनको लेकर चौथे के दिन गाड़ी बैठा, तो हम यहाँ पर हैदराबाद आए। रास्ते में सक्खर आता है, रोड़ी आता है, फिर दरिया से पार करते हैं, हैदराबाद आया। हैदराबाद 2 सामान तो हमारे पास था ही, घर का सामान सारा लेके निकले थे बांध सारा? के ले आए। तो समझ नहीं थी और बुद्धि नहीं थी, बड़ी फ्रैंकली बात है, एज थोड़ी थी। जी जी जी। तो वो लड़के फट के आए, वो कोई हम का सामान उठा लेंगे, हमने कहा नहीं, हम लोग कुलियों से उठवाएंगे। कुली उल्टे पुलटे पैसे मांगे, तो कुलियों को पैसे देने के लिए। पर बाद में पता लड़के RSS के थे, अच्छा। और सबकी हेल्पें कर रहे थे। हेल्प ही कर रहे थे उस टाइम, RSS हेल्प कर रहा था। यस। तो बाद में पता लगा कि उन लड़कों ने मेरे को घुसेट के गाड़ी के अंदर घुसेट के डाला। अच्छा। कुली तो हमारा सामने उठाकर चेक से रास्ते से, जी जी। उन लड़कों ने हमारे सारे परिवार को एक के साथ गाड़ी में घुसेटा ही, और फिर अंदर आ गए। बोले अपने सब ढक गिनो, अपना सामान संभालो, अब यहाँ से संभल जाएगा तो गिनती में आ जाएगा, हम नीचे प्लेटफॉर्म पर ढूंढ लेंगे। फिर मैंने भाई तुम कौन हो, तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, मेरी जान पहचान तो मेरे से है नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम शाखा से आए हैं, हम RSS के आदमी हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हाँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली इनको फिर कुछ देर 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट में कि कर्फ्यू खुल गया। अब कर्फ्यू तो खुल गया, जाऊँ कहाँ से, दिल्ली में तो गए जी। फिर ऐसे मेरी भाभी कहने लगी हम लड़की घर जा रहे हैं, सुरीला घर। तो मेरा रोना धोना होगा, उसका परिवार है, बिल्कुल। सब इकट्ठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ कोई ठिकाना ढूंढ। अब मैंने कहा मैं यहाँ किसको, फिर मुझे याद आया कि मेरे एक समझे सेकंड जगह कज़न थे, जो फादर के कज़न के बेटे थे। तो मुझे कहा वो हरबंस लाल जी, उनका एड्रेस बड़ा आसान है, वन रामा प्लेस और वो बिरला मंदिर। ठीक है। तो मैंने कहा मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो मैंने कहा तो इनको मैं से कुली लेकर सारा सामान उठवा गए आगे, जहाँ आजकल दिल्ली में अब कभी अब गए हैं तो फर्स्ट क्लास है, वहाँ बाहर घड़ी लगी हुई है। ठीक है। तो मैंने इनको वहाँ बिठाया फर्स्ट क्लास के बाहर। अच्छा। लगेज के पास खंभे के सारा माने रख दिया, और इन दोनों से कहा कि तुमने हिलना नहीं है।
ठीक है। बच्चों को संभाल कर ये रखना है, जिसको पार्टी जाना है, सुसु करने जाना है, वो आओ। पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा मैं घर ढूंढने में, और अब कैसे पहुंचूंगा, कैसे आऊँगा। 2 घंटे भी लग सकते हैं, घंटा भी लग सकता है, 2-3 घंटे लग सकते हैं। किसी ने यहाँ से हिलना नहीं। एक बार हम यहाँ से अलग अलग हो गए तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। तो मैं दोनों औरतों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के बाहर निकला, तांगा किया। और जैसा बिरला मंदिर तो बहुत मशहूर जगह है, कोई तकलीफ की बात नहीं, हम ले चलेंगे। और आप ये मानो 15-20 मिनट नहीं तो आधे घंटे में मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। मुनस्सर है, कितनी भीड़ है जी। तो बिरला मंदिर आया तो मैंने कहा भाई वन रामा प्लेस, इसके सामने ही बताते हैं। और अगर तांगे वाले हैं भाई रामा प्लेस ले गया, कोई बिल्कुल सड़क पार, इधर बिरला मंदिर है, इधर रामा प्लेस है। तो मैंने उन जब डेथ हो चुकी ब्रदर की, उन्होंने मुझे कहा कहीं की खबर भेजनी है। मैंने कहा मैं 4 एड्रेस नहीं जानता हूँ। अच्छा। एक मेरे गांव का, मेरे फादर का, तो वह गांव में तार पहुँच जाएगी। मैंने कहा हमारे यहाँ हेड पोस्ट ऑफिस सहारनपुर, वहाँ टेलीग्राफ ऑफिस भी है, वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो डाक हमारे यहाँ सहारनपुर से रोज़ आती है। ठीक है। हमारे यहाँ जो स्कूल था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, उसके हेडमास्टर सब पोस्ट मास्टर काम भी करते थे। ठीक है। ये पोस्टल स्टेशनरी और पीपी और रजिस्ट्री और मनियाना सब करते थे। मास्टर ही करते थे। हाँ वही करते थे ऑफिशियली। जी जी जी। तो मैंने कहा भैया अगर वहाँ पहुँच जाए और सुबह का वहाँ तो चाहे तो पहुँच जाए, तो सुबह से टीम पहुँची, शाम तक डाकिया हमारे यहाँ डाकिया नहीं बांटा। स्कूल के बच्चों को एडवांस साहब रोक लेते थे जी। मुसलमान थे मास्टर ममता आलम। अच्छा। तो कहने वो चिट्ठी शाम तक पहुँच जाएगी, ऐसे तार भी पहुँच जाएगी, तुम वहाँ करो। सेकंड अड्डा दिया मैंने सिस्टर का, सिर्फ इतना लिख दिया कि उनका नाम लिख के वालिदैन का, और लक्ष्मण चौक लक्ष्मण चौक देहरादून। अच्छा। जानता नहीं था। तीसरी तार मैंने दी, ये जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, बिरला मंदिर वाले जी। हरवंश लाला जबानी, वन रामा प्लेस एड्रेस पूरा था। और चौथा दिया जो मेरे कज़न थे मालिक राम जी, वो उस वक्त उनको हम सोच चुके थे कि वो होशियारपुर उनकी पोस्टिंग हुई है। ठीक है। तो मैंने उनको तार दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनका नाम लिख कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होशियारपुर, इतना ही एड्रेस समझ से कर दी थी। और चारों को मजे की बात मिल गई। फादर को रात को मिल गई, हाँ वाह। तो बाकी सबको एक आध दिन से हिसाब से हमको चारों को खबरें हो गई। देहरादून वालों को खबर अगले दिन पहले, क्योंकि उतर रहते थे नहीं वहाँ पर, उन्होंने प्लाट लिया था। दलाल ने पूछा भाई वो कुछ को आइडिया है कहाँ रहते हैं, तो किसी बताया कि वो उन्होंने मकान तो बनाया नहीं अभी, प्लाट लिया नहीं। उन्होंने कहा वो तो प्रेमनगर रिफ्यूजी का, प्रेमनगर एक जगह थी वहाँ पर, यहाँ पर ये इटालियन बार्स को रखा गया था। ठीक है। बैरक बनी थी लंबी लंबी, तो उनका वो तो प्रेमनगर चले गए, वहाँ उनको जगह मिल गई, उनके ये बैरक नंबर है। तो उसने फिर उनको चिट्ठी पे रिसर्च कर दिया। ठीक है। कि इस नंबर पर चले जाओ, देहरादून को खबर पहुँच गई, खबरें सब जगह पहुँच गई, पर मुझे कैसे मिले, किसी को क्या पता कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैं इनको छोड़ कर गया था, बंसवाल जी को मिला, उन्होंने कहा हाँ भाई मेरी तेरी खबर तो आ गई है, अब जो हो गया, अब संभालने की बात है। तो भाभी बच्चों को ले आ, तो मैं जब तक कुछ थोड़ी मोड़ी जगह बना दूँ, क्योंकि मेरा मकान भी छोटा सा ही है, कोई क्वार्टर है सरकारी, तो मैं ज़रा सा हिसाब से करके आगे पीछे सामान का जगह बना दूँ। मेरा साला है वह साथ ले चल, ले जा। वो भी छोकरा था मेरी उम्र का ही, उसे साथ बिठाया साइकिल तांगे पे, फिर तांगा किया। तो यहाँ से आए अपना स्टेशन पर, ये मुझे वहीं मिल के यहाँ छोड़ के गया था। अच्छा। पर इनके पास एक पगड़ी वाले सज्जन खड़े थे। अच्छा, वो कौन थे? तो फिर बाद में पता लगा भाभी की तरफ के कोई रिश्तेदार थे। ठीक है। मैंने उनका नाम तो सुना था, जब उनको नाम आप लाई तो मैं नाम तो पहचान गया। तो वो लोग बोले कि मैं तुम्हें मिला नहीं। मैंने कहा मैं बचपन में ही चला गया पढ़ने के लिए, तो शायद नहीं मेरे को 3 साल में पढ़ता रहा। तो उन्होंने कहा भाई तू कहाँ गया था? मैंने कहा ये मेरे कज़न थे, उनके पास गया था कि जगह के लिए। बोले नहीं कोई कज़न नहीं, मेरे फादर का नाम ले के बोले जब तक बिरी शाह जी नहीं मिलते मैं तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा। अच्छा। किसी के पास नहीं जाने दूंगा, तू मेरे साथ रहेगा। उनको माफ़ी मांगी भैया हरबंस जी को। हाँ।
वो उसका जो उनका लड़का साला आया था, हाँ, उसको माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगी, भैया उनसे कहना कि ऐसे ऐसे कोई मिल गया जो कहता नहीं जाने दूंगा। अच्छा। बोले मैं जाऊंगा इंडिया में, जब तक शाहजी नहीं मिलते, जब तक मैं वो नहीं मिलते, जब तक मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। वो जो दिल्ली में जगह सत नगर है, अच्छा, करोल बाग से थोड़ा आगे, ठीक है, तो उन्होंने सत नगर में कोई मकान ऑक्यूपाई किया हुआ था, ठीक है। सब उन्होंने खाली किए हुए। तो वो मुझे सत नगर ले आए, हम्म, वहीं रहे हम कई दिन, उनके घर, उनके पास, उन्हीं का राशन, उन्हीं की रोटी। फिर वे मेरे जो कज़न थे मालिक राम जी होशियारपुर वाले, इनको खबर हुई, पता नहीं कैसे खबर पहुंची इनके पास कि वो आ गया, दिल्ली पहुंच गया। अच्छा। और दिल्ली में है, तो दिल्ली आए। अब दिल्ली में को ऐसा ढूंढ लेना था, तो किसी को जिसने खबर दी थी उसे पूछा भी कौन अंदाज़ा हो कहाँ को, किसी न किसी तरह वे ढूंढे जाते हो भाई साहब। और भाभी मेरी भाभी बहुत सराहनी थी, मेरी माँ की तरह थी वो एक किस्म की। तो वो जब पहुँच गई तो कैसे से क्या बताऊँ, अभी मैं संभाल लिया। बोले बेटा जो हो गया हो गया, अब तेरे रोने का दिन तो ख़त्म हो गया। अब तू, मैं तेरी माँ, जब तक चाची नहीं आती तू फिक्र नहीं कर। मेरे फादर और वो भाई साहब इकट्ठे पड़े थे, ठीक है। तो सारा परिवार, वो मुझे वो जाने ना दें। वो कहे मैं लेके जाऊंगा, वो कहे नहीं मैं आपको जानता नहीं, मैं आप इनको दूंगा नहीं जब तक मेरी शादी नहीं मिल जाते। फिर जो और लोग इकट्ठे होते जाते, मिलते जाते, सब ने उनको समझाया ये इनका बड़ा भाई है, ये इनका ताया का बेटा है, परिवार में सबसे बड़ा यही है। अच्छा। और इसका भेजने को नहीं संभालते हैं, मिलते हैं। तो बस समझो कि जैसे बिल्ली शाह को सपोर्ट किया। वाह। तो वो फिर मुझे अपने साथ होशियारपुर ले गए। अच्छा, होशियारपुर ले गए। हाँ, होशियारपुर में भाभी हम और लोग भी परिवार के आते गए। ठीक है। सबको पता बड़े भाई साहब होशियारपुर में। ये जो दौर था उनका, आपको करोल बाग में रखना और करोल बाग से फिर आपने कुछ दिन रहने के बाद फिर से होशियारपुर चले जाना, ये कितने दिन के दरमियान हुआ था? अंदाजा 15-20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन में तो हम लोग चूल्हा भी सेट नहीं कर पाते। चूल्हा का स्टेज ही रहा, पहले उनके पास खाते रहे, हाँ, फिर अपने यहाँ ले गए। तो चूल्हा सेट ही कहाँ से करना केशव जी, पैसे थे ही नहीं। बिल्कुल। कोई थोड़े बहुत पैसे भाभी के पास है, बाकी हरीशा मेरे बहन के पास कोई पैसा नहीं था अलग से। फिर कई दिन होशियारपुर आए, होशियारपुर में याद है वो भाभी चटाई बिछाती थी, लाइन पर सब बिछाती थी, सबके यहाँ थालियाँ रख के, जैसे अगर गुरुद्वारे में खाने खिलाया जाता है, एक बार आई तो सब्जी डाल गई, एक बार आई तो दाल डाल गई। उनके और बच्चे भी, उनकी बेटियाँ भी, जी जी जी। और सब लोग साथ लग जाते थे, इकट्ठे मिलकर काम होता था। तो फिर उसके बाद उन्होंने 2 महीने किराए कोठी भी, एंटाइटलमेंट थे नहीं उनकी होशियारपुर में। हाँ, फिर शहर में मकान लिया और वहाँ मकान लेकर चले गए, हम भी साथ ले गए। तो उन दिनों काम तो कोई होता नहीं था, बस हर वक्त यही था कि कहीं उनको माँ बाप मिल जाए। बिल्कुल। तो हम वहाँ से होशियारपुर से जलंधर आ जाया करते थे। ठीक है। आपको बताइए तो सोसाइटी देखी है नहीं? हाँ जी। होशियारपुर जलंधर में ट्रेन आ जाते हैं, हाँ जी। ट्रेन आती है जी। तो जलंधर आ जाओ, जैसे हम मेन लाइन पे आ गए, जो अपना गाड़ी आती है हाँ जी, जलंधर मेन लाइन हो जी गया। जी। तो वहाँ कोई ना खबर आ जाती थी ठीक है। कि आज गाड़ी कहाँ पे आई, आज कट के आई है, आज मर के आई है, अच्छा। आज सालम आ गए हैं, ठीक आ गए हैं, जी। और आज कहाँ आती है। तो रोज़ से कोई ना कोई खबर मिल जाती थी। ठीक है। फिर मुझे एक दिन किसी ने कहा कि मैंने शाह जी को, मेरे फादर का नाम लेके, तो हमारे सब लोग हमें शाह जी कहते थे। उनको देखा है? तो फिर मैंने उन्हें कुरुक्षेत्र देखा, मेरे फादर का नाम। अच्छा। मैंने मेरी शाह कुरुक्षेत्र देखा। मैं घर आकर रात को बताया भाई साहब भाभी को, भाभी कहें सोचने को बात ही नहीं, कुरुक्षेत्र देखा है ना, चाचा जी वहाँ पहुँच गए, तो जा उनका ढूंढ। वहाँ पे मैंने कहा बहुत हाल नहीं है, कुरुक्षेत्र में ढूंढ लेना। वहाँ उनका ढूंढ और अपना जोर लगा, उनको ले आओ। फिर मैं इस बीच में उनकी ट्रांसफ़र फिलौर हो गई, फिर हम इस बीच में फिलौर ले गए साथ। अच्छा। फिर मैं फिलौर से गया उनको ढूंढने के लिए। ठीक है। तो कुरुक्षेत्र पहुंचा, टेंटों की लाइनें। यहाँ मैं आपको टोकूंगा, पूछूंगा इसीलिए क्योंकि मैं हर बुजुर्ग से यही सुनता हूँ कि कुरुक्षेत्र के अंदर हमने कैंप लगाया, उसमें हम लोग रहे। कुरुक्षेत्र का जो एरिया था, कितनी एक
तादाद थी कैंपों की? हज़ारों में? कितने? हज़ारों में। ये कुरुक्षेत्र स्टेशन से तो कुछ अंदाज़ा नहीं कैसे पहुंच गए। ठीक है उस समय तांगे चलते थे, कैसे कैंप जा रहा तांगा, कैसे पैदल, मुझे याद नहीं है। जी। पर कैंप में पहुंच गया। हम्म। कैंप पहुंच गया तो पूछा तो कभी यहाँ कहीं किसी को पता नहीं जानता, वो किसी को जानता नहीं है। तो फिर मुझे किसी ने समझाया कि ऐसे घूमता घूमता तो दिन रात बीत जाएगा, तो कैंप के दफ्तर जा, कैंप का ऑफिस पूछ। ठीक है। फिर मैंने कैंप ऑफिस पूछा तो वो मुझे कैंप के ऑफिस का रास्ता बताया। मैं कैंप ऑफिस पहुंच गया। कैंप ऑफिस गया तो किससे पूछूं भाई, तो अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। किसी का ये बाबू कोई हेल्प नहीं करता किसी की, तो सीधा कैंप कमांडेंट को मिल। तो मैं कैंप कमांडेंट के सामने खड़ा हो गया, काफ़ी से खड़ा रहा। उसकी निगाह पड़ी, काम कर रहा था। जब देखा उसने, हम बोलो, मैंने कहा मेरे ऐसे मेरी हालत हुई है और ये मेरी कहानी है और ये मेरा। बोले बेटा कहानियाँ जाकर सब की ऐसी है, बिल्कुल। तो अब मैं तेरी हेल्प कैसे करूं? मैंने कहा ये आप ही जानते हैं, मैं तो अब आपके सहारे आ गया। उन्होंने कहा हम रजिस्टर रखते हैं, उसमें हम सबके नाम लिखते हैं और सिग्नेचर भी करवाते हैं, लिखते हैं कौन कहाँ से आया है, साथ में कौन है, कितने मेंबर है, ठीक है। फैमिली का पूरा ब्यौरा लिखाते हैं। तो तू ये रजिस्टर ले ले और अपने तरह को बड़ा का, सो ये रजिस्टर ख़त्म हो जाए, दूसरा रजिस्टर दे दो, तीसरा दे दो, जब तक ये का नाम ना मिले सारे रजिस्टर लिखने दे दो। तो मुझे कहा पता है तो मिल जाए तो अभी मिल जाए, ना मिले तो धोते रहना पड़े। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जल्दी उनका नाम मिल गया, उनके सिग्नेचर की बात मिल गए। तो मैंने पहले उस बहू का, उस बहू ने कहा उनको कौन है साहब बोलो, मैं उनके पास रजिस्टर आकर मैं कहता ये मेरे फादर का नाम है और ये उनके सिग्नेचर के हुए। तो उनके उसके आगे वो कैंप टेंट नंबर मार्क करते थे। अच्छा। तो ये 100 टेंट में लगे हुए ठहरे हुए हैं और ले चले जाओ उस टेंट में ढूंढ लो, अब तुम्हें वो मिल गए कि उस टेंट में होंगे। तो मैं गया तो वहाँ बस मैं तो आपसे किसी से क्या बताऊँ, प्रैक्टिकली क्या रिजनली विदाउट इंटैटर्स, जो कुर्ता पजामा, जो कमीज वमीज धोतियाँ पहनते थे, माँ ने तो साड़ी का तो रिवाज था, धोतियाँ पहनते सब लोग, जी। वही धोतियाँ पहनी हुई, वही धोती उतना पहनी हुई, वही शर्ट, कपड़ा था ही नहीं उनके पास। एक पैसे नाम की चीज़ नहीं थी। उनको साथ लेके फिर मैं फिलौर आया। अच्छा। तो फिलौर जाने से पहले मैंने भाभी को रिक्वेस्ट की, जो मेरे बड़े भाई की मिसेज थी, कि भाभी अब यहाँ फिलौर आ जाने के बाद ऐसा लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा और रोना धोना रोज़ होगा, हर वक्त होगा। जी। तो आपके यहाँ भी सबको ये कुछ फिर सुनने को होगा तो अच्छा ही लगेगा। अफोर्ड अब भी हमें आप कर रही हैं, यहाँ भी खाना आप खिला रही हैं, जी। तो आप भाई साहब को रिक्वेस्ट करो, मैं तो उनसे डरता हूँ कि वो हमें अलग वहाँ से मकान ले दें, तो आप दिलवा दिए करना राशन, और ऐसे मौका दे कर बात करूँगी। तो 2 दिन बाद बोली मैंने तेरे भाई साहब से बात कर ली है, पापा जी कहते हैं हम उनको, मैंने उनसे बात कर ली है, तो वो हम तुम्हें मकान ढूंढ के लेके दे रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने मकान ले दिया, उसी मकान में राशन भी दिलवा दिया। तो फिलौर में थे इस टाइम हम लोग? फिलौर में, पर फिर फिलौर में जल्द थोड़ा ही रहे, फिर वो ले के फिलौर से मैं पेरेंट्स को ले आया। तो फिर ये मेरी सिस्टर देहरादून वाली मिलने आई। अच्छा। उसके बाद फिलौर से मैं तो इसको वो कुछ देर रही, ब्रदर ने लाया, उनकी मदर ने लाई, वो दोनों जल्दी 2 दिन बाद रह चले गए। सिस्टर को हफ्ता 10 दिन रही, उनको छोड़ने देहरादून गया। वो ज़माना था कहते अकेले नहीं भेजना। तो देहरादून गया तो ब्रदर बोले क्या कर रहा है तूने? मैं यहाँ कोई ढूंढता तेरी नौकरी मिल जाए, अब कोई रोजगार तो जब बनतेगा बनेगा। उन्होंने वहाँ रिफ्यूजी कैंप में मुझे नौकरी लगा दी। तो महीना भर मैंने वहाँ सैलरी करी, नौकरी की। जब तनख्वाह लगाते हुए मुझसे कहा था 75 रुपीज़ देंगे, क्लर्क बढ़ाएंगे। तो 48 में 48 हो चुका था। तो जब सैलरी मिली तो 37.5 रुपये, मैंने कहा ये कहा, बोले 40 क्लर्क की पोस्ट का कोई प्रिय नहीं है, तो मैं हमने खलासी करके रखा है। अच्छा। तो खलासी में हम इतनी तनख्वाह देंगे। आधी हो गई है तो पूरी? आधी हो गई। तो मैंने कहा अच्छा मैं इसमें काम नहीं करूँगा,
15 या 16 तारीख थी। मैंने कहा ये मैं रिज़ाइन लिख के देता हूँ। तो रिज़ाइन देख के और मैं वापस आया। इसके बाद मेरे भाई के दोस्त थे, ब्रदर के, जिनकी डेथ हो चुकी थी, अच्छा। तेसरा सलूजा, उनको खबर मिली। तो वो मेरे पेरेंट्स को अपने पास, वो करनाल में भारत बैंक के मैनेजर थे, ठीक है। वो यहाँ ले आए करनाल में। अच्छा। तो मैं जब अपना देहरादून से पहुँचा तो उन्होंने बताया कि वो करनाल से लेके फिर मैं करनाल आया। तो उन्होंने कहा करनाल तू आ गया ठीक है, अब भैया सबसे बड़ी बात है कोई काम रोजगार तेरा लगेगा, तो इनका खाने पीने का साधन होगा ना। जी। तो उन्होंने कहा तू जाके, मैं तुम्हें चिट्ठी लिख के देता हूँ, ये एड्रेस है, तो शादीलाल सलूजा जी एक हैं, उनको जाके मिल। मैं आया, शादीलाल जी को मिला, अब मेरी मदर भी साथ आ गई। तो अब ठहरने का दिल्ली को ठिकाना था नहीं। हमारे बुआ का बेटा था एक, पच किसी बताया कि वो जहाँ आजकल DCM है, इसके पास उस वक्त को रेलवे के कुल क्वार्टर होते थे, वो कोई क्वार्टर खाली पड़े थे, वही जो लोग चले गए थे पाकिस्तान। अच्छा। तो उस एक मकान पर रहते, उनका नाम अब उसका बुआ का बेटा भूल गया हूँ। हम 2-3 दिन रहे। तो वहीं से मैं शादी जी को मिलने गया, मैं और मदर दोनों गए। वो जनपद में रहते थे, ठीक है। अच्छा खासा मकान था, फ्लैट था उनके पास। तो उनके वो माँ को चाची जी कहते थे। तो माँ रोती जाए। वो कि चाची जी रो नहीं, मैं दुख तो आपका मिटा तो सकता नहीं, हल्का करने की कोशिश करूँगा, आप मेरे से बात सारी करो, समझाओ मुझे क्या क्या। माँ ने कहा 3 काम है जो बड़ी जल्दी करने वाले हैं। एक तो ये किसी को रोजगार मिले, नौकरी के लगे इसकी, बिल्कुल, रहने की जगह मिले। और तीसरा हमारी छोटी बहन जो मैं कहता हूँ हमारे साथ थी, इसके हस्बैंड वहीं रह गए। वहाँ पर एक डालमिया सीमेंट डंडोत। अच्छा। फिर दादन खान पास जाके डंडोत है, वहीं रह गए। यहाँ का ट्रांसराज है ना, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ डंडोत है। जी जी जी, डंडोत में ये स्टोन है, ठीक है वहाँ सीमेंट बनता था। जी। डालमिया सीमेंट की वहाँ फैक्ट्री थी, वो उसमें सर्विस करते थे। रिटायर थे, वो भी आर्मी गए थे, फिर आके रिटायर हो गए, उनको वहाँ जॉब मिल गया। तो वो वहीं रह गया। उसका ये काम सबसे मुश्किल है और लंबा भी है। हाँ। कोशिश करूँगा, वायदा नहीं करता। ये 2 का तो वायदा है कि कल मेरे बैंक आ जाए तो मैं ऐसे वहाँ नौकरी भी लगा दूँगा और रहने की जगह का भी चिट्ठी दे दूँगा। तो ये उससे मैं अगले दिन जाके उनके बैंक गया। उन्हें बैंक में बैंक था, उन्हें भारत इंश्योरेंस होती थी वक्त, LIC बाद में बड़ा, पहले अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी होती थी, अब फिर हो गई हैं। भारत इंश्योरेंस का फ़ोन किया, उनके लेवल का जो अफसर था KL गुप्ता, तो उन्होंने गुप्ता, मैं सलूजा बोल रहा हूँ। हाँ सलूजा साहब क्या हुक्म है, आपने कैसे याद किया? एक आदमी भेजा जॉब पे देना है, ऐसे रखे से काम पे लगा दो, सब भेजो। तो आज ही कल भेजूँगा, आज ही किसी और काम से भेज रहा हूँ। मुझे उन्होंने कहा तो जो उनके कज़न थे, मासी का बेटा पिशोरी लाल, मुझे कहा पिशोरी लाल को जाकर मिले। मैं कहा पिशोरी लाल कौन है? पर पिशोरी लाल जो मिनिस्टर है आजकल के रिहेबिलिटेशन के, मोहनलाल सक्सेना, उनके PA हैं। अच्छा। तो उनका जाकर मेरे को, तुम्हारे पिताजी को जानते हैं वाह। और शाह जी को जानते हैं। तो मैं पिशोरी लाल जी के पास गया अगले दिन। तो उन्होंने कहा शाह जी को लाने से क्या ज़रूरत थी, सीधा ही आते। मैं चाचा बिली शाह को जानता हूँ और सुनते हैं कि वो आप उनके बेटा हो। तो मैंने कहा चलो, मैं तो जानता नहीं था, उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख के दे दी। उस वक्त दिल्ली जंक्शन के सामने, जहाँ आजकल दिल्ली अभी भी रही है कई दिन, अब पता नहीं है कि नहीं है, यहाँ पर रिफ्यूजी का दफ्तर होता था। अच्छा। यहाँ पर मिस्टर भट्टू कमांडर थे, उन्होंने लिखा मिस्टर भट्टू प्लीज़ हेल्प। अच्छा। चिट्ठी लिख के दे दी और कहा मिस्टर भट्टू को मिल लेना, वो तुम्हारा काम कर देगा। मैं वहाँ भट्टू को मिलने आया, उनको मिला तो उन्होंने अलॉटमेंट दी थी पुराना किला में। ठीक है। हम पुराना किला चले गए, हम देखने गए तो सारे टेंट। मैं फिर उनके बाद कहा बताऊँ टेंट है? बोले हाँ भैया सब टेंट ही है आजकल सब जगह। अच्छा। तो
मैंने कहा साहब वो मकान की दीवार के साथ साथ, किले की दीवार के साथ वो भी, मैंने वो सब आपको पड़े, वो खाली नहीं है, वहाँ जाओ ठीक है। तो मैं उससे बात करूँगा, अगर वो कोई खाली होगा तो दे देगा, नहीं तो रहना ठंड में पड़ेगा। मैं अगले दिन गया तो फिर वहाँ पहुँचा, उसने कोई वो नहीं है, कोई जो दीवार का था वो जगह बोल रहे कोई खाली नहीं है, और तो मैं टेंट दे देते हैं। उन्होंने टेंट दे दिया। फिर मैं दोबारा पता नहीं क्यों गया मट्टू साहब का फिर गया। मैं सब टेंट तो मिल गया, पर कोई जगह आप ऐसा इंतजाम कर दो मैं कहीं कहीं कमरे में आ जाऊँ। बोले कमरे, और फिर यहाँ है तुम्हारे जो कोटला है, कोटला फरोज का नाम सुना होगा आपने, यहाँ दिल्ली गेट के पास ही है। अच्छा। जहाँ पे खेल का मैदान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खेल का मैदान है। तो बोले कोटला में मोगर भेजे हैं, सारे वापस आ रहे हैं, तो वहाँ सांप निकलते हैं। अच्छा। तो मैं इसी तुम्हें सेफ जगह भेजा है, तो वही रहो, वहीं ठीक हो। फिर कई साल तो शायद मुझे याद नहीं करता कि टेंट में रहे। जब बारिश आती थी, आंधी आती, तूफान आता, एक पोल को फादर पकड़े थे, एक में पकड़े था, और वो रात ऐसे भी जाती थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने उन्हें टेंटों के आसपास आगे भी जगह जो थोड़ी बहुत बची थी वो सीधा करके कमरे बना दिए। एक कमरा आगे थोड़ा सा बरामदा, और बरामदे में थोड़ा सा किचन का साधन, तो वो ऐसे बना दिया। मेरी माँ इस माने मेरे से होशियार थी, तो मैं तो जॉब पे चला जाता था। तो उन्होंने कमरे का बजाय जब कमरे बनने लगे, जब कमरों की लाटपट शुरू हुई, तो मेरी माँ ने 4 कमरे मांगे। तो जो कमरा था वो जामनगर हाउस है यहाँ दिल्ली में, जामनगर हाउस में उसका ऑफिस होता है रिफ्यूजीज का। ठीक है। तो बोले अम्मा बहुत सियाणी हो, एक टेंट में रहते हो, अब 4 कमरे कैसे दे दूँ? उसका बेटा सुन मेरी बात, एक कमरे में जो रहते हैं हम 4 आदमी, सुनो कैसे रहते हैं। एक तो बेटा है, अब 6 महीने साल 2 साल में उसकी शादी करूँगी। दूसरे कमरे में वो जो विडो है, जो बड़े बेटे की है, वो रहेगी। और तीसरा कमरा जो मांगा है, जो लड़की साथ है, लड़की कब से साथ रहेगी, उसका आजकल डर जाए तो भी अपने साथ कमरे लग जाएगा। तो मैं 3 कमरे चाहती हूँ। तो वो लड़का सारी बात समझ गया, उस उनको 3 कमरे की लाटपट दे दी। तो अब 2 कमरे तो मैंने लिए 7-7 1500 नंबर थे। ठीक है। और जो तीसरा कमरा जो 2 मकान छोड़ के 16-17 छोड़ दिए, 15-16 हमारे पास है, 16-17-18 छोड़ दिए, 19 नंबर उनके पास थे, उनके लिया। तो फिर हम कमरों में आ गए। फिर कई देर से कमरे रहे, फिर मैं उन दिनों पहले 12 रुपये काम करता रहा, फिर ढूंढा, डांटता हम देखते रहते थे। हमें देर आती, जब सैलरी पे ही हिंदुस्तान टाइम्स पर निकालता होगी। अच्छा। तो हिंदुस्तान टाइम में वैकेंसी बड़ी दिखती थी। ठीक है। तो हमें पता लगा कि वो रेलवे में वैकेंसी निकली है। ठीक है। कोचिंग क्लर्क पर लिखता है, पता है कोचिंग क्लर्क क्या होता है, खुद आ जाए। हमने कहा कुछ ना कुछ तो होगा यार। 75 पे लिख रहे हैं, और अलाउंस फॉल में आकर सारे 120 टोटल बना रहे हैं। तो 120 तो ठीक है, इससे काम घड़ी चल जाए घर के परिवार की। इस बीच फादर ने भी कोई जॉब ढूंढ लिया। वो का पहाड़ गए, बहुत जाया करते थे मिलने के लोग हैं, हमारे बहुत लोग पहाड़ गए थे। तो वापस आए थे, बहुत भीड़ देखी फादर ने, तो रुक गए, पूछा क्या हुआ? बोले भर्ती हो रही है। अच्छा। वो भी रुक गए। जब उनकी बारी आई तो उसने पूछा लाला जी उम्र कितनी है? तो थे मोर देन 50। पता उनका कहते मैं 45 साल का हूँ। अच्छा। बोला ठीक है, फिर मैं अब बैठ जाऊँ। जब बैठ के उसका पढ़े लिखे कुछ, हाई स्कूल पढ़ा हूँ। तो उसने कहा देखो मैं यहाँ का स्टोर कीपर हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें रख लूँगा। नौकरी तो मैं वहाँ शौक करूँगा तुम्हारी जो बाकी लोगों के साथ, लेकिन मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाकर रखूँगा, क्योंकि मेरे पास क्लरिकल काम बहुत है जो मुझसे सारा निबड़ता नहीं है। ठीक है। तो वो कर दिया करो। उसने ठीक है, जो साहब काम बताओ करता रहूँगा। तो फिर वो तो रोज़ वहाँ, फिर मैंने जब पहली साल तनख्वाह मिली, साइकिल खरीदा। पहले पुराने के से पहले जाता दरियागंज ऑफिस में, फिर साइकिल खरीदा। साइकिल खरीद लिया, फिर उनको छोड़ने पर उनके दफ्तर अपना जहाँ आपका नई दिल्ली स्टेशन है जी, इसके पास उनका दफ्तर था। ईपीआर का ईपीआर बोलते ईस्ट पंजाब रेलवे, जितना हिस्सा यहाँ आया था इंडिया के हिस्से पाकिस्तान में, जी जी, रेलवे बड़ी मोटी तो
तो हमें वहाँ उनको छोड़ के फिर वापस घर आना, फिर तैयार होकर अपने आप चले जाना। तो मैं वहाँ कोई साल 1.5 साल रहा उस इंश्योरेंस कंपनी में। वहाँ भी ठीक रहा, वहाँ भी 1-2 तरक्कियाँ मेरी काम करने की आदत वहीं डली दरअसल। तो एक आधी बार कोई जो मुझे काम जिसके साथ मुझे अटैच किया था वो छोड़ के चला गया। उसने कहा मैं बठिंडा अपना ढाबा डाल रहा हूँ, अच्छा। तो मैं तो ना चाह रहा हूँ। जब गया तो मुझे कहा इसका काम संभालो। अब मैंने कहा वो मैं सारा दिन टोटल करता रहता था, मुझे कोई काम तो सिखाया नहीं उसे। और मैं किताबों के मौके ला के सब मेरे आगे डाल देता और मैं देर में मुझसे टोटल कराता था। तो इस बीच में कंपनी का ऑडिट आ गया। तो मुझे चीफ अकाउंटेंट ने बुलाया, भाई ये तेरे सेक्शन का जो जिस सेक्शन को तू लुक आफ्टर करता है, 2 आदमी तुम एक सेक्शन देखते हो, तो वो इसका क्या पोजीशन है? मैंने कहा मैं तो कोई पोजीशन जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो दिन भर टोटा करता रहता था और काम तो कुछ सीखा नहीं। बड़े परेशान हुए, शायद उनका नाम रामलाल था, पता नहीं क्या नाम था। बहुत परेशान हुए। मैंने कहा पुराना क्लर्क लगा दो, अपने सेक्शन अकाउंट से निकाल के फिर सारे काम संभाल लेगा। बोले मैं यहाँ से कोई स्पेयर नहीं कर सकता, तुम ही करो। तुम कम से कम सब जगह के सब लोगों के नाम के पते के पेज नंबर तो जानते हो। मैंने कहा तो जब याद हो गए, बोले अब तुम काम शुरू करो, अब टोटल छोड़ दो, अब जो काम बता रहा ये करो। उन्होंने समझाया और कहा मैं तुम्हारे सेक्शन इंचार्ज को ला के उसे समझा देता हूँ, तो काम समझाए। और अगले दिन से मुझे उन्हें काम समझाना शुरू कर दिया। कुछ काम करने की अपने मन में सीखने की बातें थी। तो सारे हिसाब मिला लिए सब, और जैसे अब आज के जो बैलेंस शीट कहते हैं, जी जी, एक सब का हिसाब मिला लिया। 2 आने का फर्क रह गया। अच्छा। उसमें आने पाइयाँ होते थे, हाँ जी अब ये कहने नहीं हुई थी नहीं। जी। अब 2 आने का फर्क मैं कहूँ से सब 2 आने मैं अपने जमा करा देता हूँ ना। तो वो कहते हैं तुम मजाक करता है, ये इसकी किताब से 2 आने निकलेंगे, हाँ तेरे मेरे जमा कराने से मैं ना करा दूँ? सही बात है। तेरे पास बहुत है, तो मैं नहीं करा सकता, मैं नहीं, इसी से निकलेंगे, गलती है कहीं। तो मैं कैसा गलती, मैं तो रोज़ यही चेक करता हूँ, यहाँ का वहाँ का यहाँ ढूंढता रहता हूँ। सब मेरी माँ मुझे कहती तू रात को क्या बोलता है, रात को 2 आने में 2 आने यहाँ हैं 2 आने वहाँ हैं। मैंने कहा पता नहीं, मैं नींद में मुझे बोलता रहता है। मैंने कहा नहीं, एकदम मुझे ऐसे रात को सोए मतलब ऐसे ख्वाब आ रहा है इंसान को, 2 आने ऐसे फिर मैं 2 आने नई दिल्ली ब्रांच में डिफरेंस पड़ा है। अच्छा। मैं उठ के बैठ गया, हड़त कर उठा, माँ कही क्या बात है? मैं कुछ नहीं, मैंने किताब निकाली, अपनी एक कॉपी किताब निकाली, वहाँ लिख दिया नई दिल्ली ब्रांच 2 आने, ताकि याद रहे, और फिर सो गया। सुबह सुबह कहाँ सो गया, सुबह सुबह अर्जेंट उठा, माँ से कहा मैंने आज जल्दी जाना, क्या बात है? मैंने कहा नाश्ता वहीं कहीं ना कोई कर लूँगा। 2 आने मिल गए। जो फ़र्क था ना, अब बोलते मैं 2 आने बोलता हूँ, वो आज मेरे सपने में आ गए। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे पहुँच गया, अभी झाड़ू ही लगे थे, वो सिर पर झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा से पीएन को बोला, वो कहा मैं साहब आपको अंदर नहीं जाने दूँगा जब झाड़ू लग जाए। तो उसने पीएन को बुलाया, मैंने पीएन कहा बेटे मेरे अंदर कोई काम नहीं है, मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दो, ये झाड़ू बाद में लगा लेगा। कई दिन से परेशान हूँ, अकाउंटेंट परेशान है और चीफ अकाउंटेंट लगा रहा भी परेशान है। वो मुझे भी कई जगह ला कर कह चुके हैं कि भैया ढूंढ इसको, नहीं तो सर अप्रोच जाएगी कि इस सेक्शन का ऑडिट नहीं हो सका, तो इसको ढूंढो। मैंने कहा मुझे सब लिखने दो, वहाँ पर देखने दो। चले गए, वो मेरे साथ गया, हमने लेजर खोला, हमने उसका टोटल किया, 2 आने मिल गए, डिफरेंस नहीं हुआ। तो मैंने कहा बस अब यहीं उस पर चिट रखी और मैंने कहा चलो आप ले, आप बंद कर ले। और बस इतना काम था। मैंने कहा कहने 1 घंटा पहले इसीलिए आए। मैंने कहा घंटा 9 बजे दफ्तर, 10 बजे दफ्तर खुला था। मैंने कहा इसके लिए 1 घंटा पहले आया हूँ, अब कहाँ जाओगे? मैं कहीं कुछ खाऊँ पीऊँगा, भूखा समझ के लाया, नाश्ता लिया और 10 बजे वापस आया। जो हमारे सब सुपरवाइज़र थे, जो इंचार्ज थे ब्रांच के, जैसे बसीन, उनको बुलाया, उनसे अब ये फ़र्क है, उन्होंने चेक किया क्या फ़र्क तो है। तो उसके बाद फिर उनको उसको किताब को उठा के
एक काउंटर के पास ले गए, पंडित रामलाल के पास। उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने कहा कहाँ फ़र्क तो है। फिर वो दोनों साथ मिल के मुझे कहा लेज़र उठा लो। और दादा रघुनाथ रहे थे चीफ अकाउंटेंट, उनके दफ्तर में ले गए। उन्होंने कहा चेक करो मेरे सामने। दोनों ने कहा चेक हम अपने यहाँ कर रहे हैं, फिर करो मेरा समझा करो, मैं कर रहा हूँ मैं सोचो करो। उन्होंने फिर चेक किया, उन्होंने कहा साहब 2 आने का फ़र्क है। तो उनका निकालो, जब वाउचर लिखना है, डेबिट क्रेडिट ही होना है, कैश तो कोई जमा होना नहीं है। बिल्कुल। तो इसका क्रेडिट करो, जो कुछ है करो। और अब मुझे भेज दिया। थोड़ी देर बाद फिर टेलीफोन आदमी को लड़े आया। टेलीफोन उनके यहाँ थे, लेकिन और हमारे यहाँ टेलीफोन लोगों सब सेक्शन में नहीं थे। तो मैंने कहा वो गलती है, गलती है, पकड़ा गया मैं, किसी मुझे बुलाया। तो मैं गया डरता डरता डरता, और उनकी चिप खोली उनके दरवाजे के, काम में सर, काम में वेटिंग फॉर यू। बड़ा खुश तो वेटिंग फॉर यू। मेरे जब मन में ये डर था बहुत शायद नहीं है। उन्होंने कहा ये तुम्हारी 2 आने गलती मिली है, वो ठीक है। अच्छा। वो गलती थी, तो यहाँ गलती लिखने वाले ने की है, और इसने टोटल पहली बार की है, उसने गलती की, उसने चेक नहीं किया। तो अब ये तो गलती मिल गई, मुझे बड़ी खुशी है। तुम बिल्कुल नए आदमी हो, काम जानते नहीं था, और तुमने तो गलती निकाल दी है। तो मैं तुम्हें एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वाह, आज के दिन से ही। अच्छा। 5 रुपये की बढ़ोतरी मिल गई। वाह। उस ज़माने 5 से बहुत होते थे। और उस दौर में आपकी कितनी तनख्वाह थी? 75 रुपये। 80 हो गई। 80 हो गई। एक चीज़, ये सारा जो 2 आने वाला किस्सा है, हाँ। इसको सुन के एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि हम लोगों के अंदर वो डेडिकेशन और ईमानदारी क्यों नहीं है? अब तो आना बदल गया ना। हम लोग वो चीज़, हम भी ये कर सकते हैं कि वो 2 आने की जगह अगर 2000 भी होते ना, हम सोचते चलो जेब से डाल देंगे। हाँ, ठीक है। हम लोग इतनी मेहनत और ईमानदारी क्यों नहीं रखते? आज की जनरेशन क्यों नहीं रखती? बस वक्त बदल गया, बहुत ज़माना बदल, केशव जी, बहुत ज़माना बदला, बहुत बदला, हम भी बदल गए। एक मेरा लास्ट पॉइंट, आपके जीजा जी मिले या नहीं मिले? नहीं, फिर उनका भी इंतजाम हुआ। मैंने आपसे कहा शायद ने कहा चाची 2 काम थे हमसे, मुझे तीसरे काम भी करूँगा। उन्होंने अपने जो उनका काउंटर का दोस्त था लाहौर डालमिया सीमेंट में, उसको फ़ोन किया। उसने कहा भाई मेरा एक ये काम है, एक मेरा काम है। पहले कहा शायद क्या हुआ, काम है ज़िंदगी भर की दोस्ती है, मुल्क अलग अलग हुआ हमारे जी, थोड़े अलग अलग हो गए हैं, तो काम बता। उन्होंने कहा भाई ये काम है, इस काम का मेरा आदमी है जीजा। उन्होंने ये ना कहा कि मेरा रिश्तेदार, का मेरा जीजा वहाँ रह गया और उसको वापस लाना है। तो मेरी तो बहन का रो के बुरा हाल है, अब बता तू क्या हेल्प कर सकता है। उसने कहा भाई शायद काम बड़ा मुश्किल बताया है, अब यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल उठा जाएगा, और अब मैं कोशिश करूँगा, वायदा नहीं करता। उन्होंने फिर उसको किसी न किसी तरीके से वो डंडोर से बुला भेजा लाहौर, फिर वापस भेज दिया। अच्छा। फिर बुलाया, फिर भेज दिया, ताकि शक ना गुजरे। ठीक है। किसी काम से, कोई फाइल से किसी बुला लें, फिर भेज दिया, फिर बुलाया, फिर 2 बार भेज दिया। जब तीसरी बार बुलाया फिर नहीं भेजा? फिर भेजा नहीं, फिर कहा रुक जाओ, यहाँ पे तुम्हारा काम है। इस बीच में उनका वो वीज़ा, पासपोर्ट जो कुछ था, टिकट विकट सब लेके कहा तुम एयरपोर्ट चले जाओ। तुम दिल्ली हाउस से बुलाया, तो फिर ये कहा तुम दिल्ली हाउस से बुलाया। वहाँ डालमिया सीमेंट, डालमिया ना ये क्या सिंधिया हाउस है, वहाँ डालमिया सीमेंट दफ्तर है, वहाँ सिंधिया हाउस से जाना, वहाँ डालमिया सीमेंट वहाँ बुलाया। तो मुझे मैं आपने इसको शाहिदा जी को फ़ोन किया। शाहिदा जी ने मेरी कंपनी में वहाँ टेलीफोन किया, उसे बुला, तो हम बुलाया जब, तो कहने भाई टेलीफोन आया कि वो लाहौर से बिठाया है, ये अब एक बार अमृतसर रुकेगा और अमृतसर के बाद दिल्ली आएगा, तो तू बता तू जाएगा लेने मैं जाऊँ? मैंने कहा जी आप कैसे जाओगे, मैं ही जाता हूँ। तो बोले कैसे जाएगा? मैंने कहा जाने का साधन तो मेरे पास साइकिल ही है। अच्छा। तो लाइपत नगर में उसका रहता था, तो लाइपत नगरी पुराने के रहता अब तक। ठीक है। मैंने कहा जी मैं साइकिल पर पहुँचता हूँ, घंटा भर लग जाएगा, जाऊँगा भगाऊँगा जितना हो सकता है। कहाँ पहुँचने का घंटा लगता? दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
वो एक पालम वाला एयरपोर्ट नहीं बना था, हाँ जी हाँ जी, ये वेलिंगटन में पुराना एयरपोर्ट है, ठीक है। लोधी रोड के 1 पास। घंटा लगता। मैंने कहा घंटे में पहुंच जाऊंगा। बोले पहुंच, उसकी फ्लाइट आ रही है, गेट के बाहर ही सब पकड़ लेना। तो पूछे कैसे आए हो, कहना जी खबर आई कि आप आरे से आ रहे हैं, आ गया हूँ, और उसको अपने साथ लेके जाना। मैं कहने लगे ठीक है। मैं साइकिल से एयरपोर्ट आया तो गेट अब पूछा लाहौर की फ़्लाइट आ गई, उनका भी नहीं आई, आने वाली है, इस वक्त भी आ सकती है। तो मैंने देखा, जब वो उनको आते देखा, हाथ में बैग है, पहचान तो मैंने लिया। तो मैंने नमस्ते की, तुम कैसे? मैंने कहा आपको वेलकम करने के लिए। तो मैंने उनका बैग पकड़ लिया। बोले ये क्या? मैंने कहा अब मेरे साथ चलो पहले, फिर कल दफ्तर जाना। तो बोले क्या बात है? मैंने कोई बात नहीं, आप दफ्तर काम से आए हो ना? हाँ। कहने लगे हाँ। मैंने कहा पहले आप मेरे साथ चलो, आज घर रहेंगे, कल दफ्तर जाना। बोले ठीक है। मैंने कहा साइकिल पे आप चलाओगे? मैं ही, तुम चला, तुम्हारे रास्ते देखे हुए हैं। हाँ। तो मेरे साथ कैरियर में बैठ गए। उस ज़माने में साइकिल पर कैरियर होते थे। मैं उनको घर ले आया। अब पुराने किले कभी आप गए हैं? पुराना किला, हाँ। चढ़ाई बहुत है, जी जी जी। तो साइकिल चढ़ने का सवाल ही समझ पैदा गया, हुआ। मैं समझ गया। तो उतर गए वहाँ नीचे सारे, हम दोनों ही। तो पैसा हैंडल पकड़ के हम अंदर चले गए। तो वहाँ जाके जब उनसे तो कहा कि आए हैं, तो माँ समझ के एकदम अपना सिस्टर को बुला लिया। तो बोले ये तो अब सब लोगों ने क्या मुझे बुलाने का इंतज़ाम किया था? ओह। मैंने कहा हाँ आपको बुलाया, इसीलिए बुलाया। बोले अब कुछ नहीं, और अगर जी करता है तो ऑफिस जाओ, अच्छा। ना जी करता है तो ना जाओ। तो बोले दफ्तर जाना होगा, कुछ काम रोजगार तो करना होगा, यहाँ पे पेट पालने का काम तो करना ही होगा ना। जब दफ्तर ने बुलाया तो दफ्तर जाऊँगा, मुमकिन वही नौकरी मिल जाए। अगले दिन वो अपना डल में आप दफ्तर था, सिंधिया हाउस, मुझे बोले मैं सिंधिया हाउस छोड़ दो, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता नहीं हूँ। मैं शाम को ले भी लूँगा, आप यहीं दफ्तर रुक जाना, आपका ले भी चलूँगा, 2 दिन में आऊँगा जाऊँगा, आपको रास्ते का अंदाज़ा हो जाएगा। बोले ठीक है। मैंने उनको सिंधिया हाउस छोड़ा और फिर अपने दफ्तर आया। और दफ्तर कह गए तो भाई थोड़ा थोड़ा तो लेट हो सकता हूँ। शाम को 15 जल्दी छुट्टी मांग रही है आपके इंचार्ज से। क्या 2 दिन की बात है, मेरा काम है, 2 दिन का मौका दो, फिर मैं वक्त से लेट बैठूँगा, सुबह को सब जल्दी आऊँगा। तो उन्होंने मुझे फिर वो छोड़ दिया। मैं आया तो जो निकले बाद में खड़ा था, साइकिल बिठाया घर ले आए। 2 दिन में सब नॉर्मल हो गया, फिर वो ठीक ठाक हो गए। तो उनको फिर कोई बीमारी हो गई, उनकी अल्टीमेट डेथ हो गई। अच्छा। बस वो वैसे कई कैसों की लंबी कहानियाँ हैं, पारिवारिक कहानियाँ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा था मेरे लिए। पूरी स्टोरी के बीच में ये एक सवाल घूम रहा था कि जीजा जी मिले या नहीं मिले। ये उनको ले आया, इस तरीके से बुलाया उनको। मैंने पहले भी बताया था कहानी लंबी होगी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं सिर्फ एक ही बात कहूँ, और वो ये कि इन्होंने जिनका जिक्र किया है हमीद साहब का, हमीद साहब अगर इस वीडियो को देखते हैं, नो डाउट कभी ना कभी तो हमीद अजमानी साहब जब भी वो देखेंगे वो ज़रूर इनके साथ कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने का ज़रिया आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ये लोग आपसे रब्ता कर लेंगे। शुक्रिया।